जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन. You are watching Assam Prahari with me, Raj Gaurav. Last week, I was unable to present Assam Prahari before you because not only me but the entire Smart IAS team was very much enrolled into APSC CCE mock interview. APSC CCE जिसके इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं, फरवरी 9 तक चलेंगे, उसके मॉक इंटरव्यू की तैयारी में हम सारे टीचर्स इन्वॉल्व थे. इस वजह से मैंने लास्ट वीक आसाम प्रहरी आपके लिए मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया. उसके लिए खेद है, पर एक रिलीफ भी है और बड़ा अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला उन स्टूडेंट्स को देखकर जिनके मॉक इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे थे कि उन्होंने अपने एक्चुअल इंटरव्यू में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है. तो वो बड़ी खुशी की बात है कि जो टाइम हमने उनके लिए ज्यादा दिया, उससे उन्हें एक्चुअल इंटरव्यू में फायदा हुआ. अब मॉक इंटरव्यू के सेशंस भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं. जो स्टूडेंट हमारे इंटरव्यू में अपीयर करने वाले हैं, उन्होंने इन मॉक इंटरव्यू में अपीयर करके जो भी उनके डाउट्स थे या इंटरव्यू में कैसे बेटर परफॉर्म किया जा सकता है, वो गाइडेंस उन्होंने लिया है. सो आज से हम लोग ये आसाम प्रहरी के सेशन को वापस से रिज्यूम करते हैं. प्री सिक्योर का सेशन भी जो स्मार्ट आईएएस यूपीएससी चैनल पर चल रहा है, कल से उसे भी मैं रिज्यूम करूंगा. ओके, सो नाउ वी विल रिज्यूम आसाम प्रहरी फ्रॉम टुडे February 1st 2026 ऑनवर्ड्स. आगे आज के एजेंडा को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार फिर से तुम्हें याद दिला दूं कि इस साल जो एपीएससी सीसीई के प्रीलिम्स में या मेंस में अपीयर करेंगे, उनके लिए आसाम ईयर बुक हमारे स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है. इंग्लिश में ये मैगजीन जनवरी के फर्स्ट वीक से ही अवेलेबल था. अब एसएमईज में भी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से ये एसएमईज में भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा. तो जो स्प्रिंट हमारे एसएमईज में तैयारी कर रहे हैं, वो इसे डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करवा लें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करवा दें. Now it is available in both English and SMEs from tomorrow onwards so that you can prepare well for upcoming APSC examinations. Okay? अब हम आज के एजेंडा की बात करते हैं. तो आज के एजेंडा में जो हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे जीएस 1 एंड जीएस पेपर 5 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, रिलेटेड टू बागारुम्बा देहू, बागारुम्बा डांस से रिलेटेड, जो कि ना सिर्फ बोडो कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है बल्कि वो एक चीज दिखा रहा है दैट कल्चर एक्चुअली एक्ट्स एज अ ब्रिज, नॉट अ बैरियर. बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. बागुरुम्बा डांस, बागुरुम्बा परफॉर्मर्स, बागुरुम्बा देहू जो है, जिन परफॉर्मर्स ने इसको परफॉर्म किया, उससे रिलेटेड प्रीलिम्स मेंस में हमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है, वो हम डिस्कस करेंगे. इससे रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस दोनों का प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा. द सेकंड टॉपिक वुड बी आसाम्स पार्टिसिपेशन एट डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दिसपुर टू डेवोस. बड़ा अच्छा ये यूनिक टाइटल चूज किया गया. सॉरी. हम इसे जीएस पेपर 3 एंड 5 के परस्पेक्टिव में देखेंगे कि इकोनॉमिकली आसाम का बेटर परफॉर्मेंस किस तरह से, नॉट ओनली एट नेशनल प्लेटफॉर्म्स, आरबीआई ने भी बोला कि आसाम इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी है, बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी, डब्ल्यूईएफ जैसे प्लेटफॉर्म पे भी आसाम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. थर्ड टॉपिक होगा डिजिटल डिटॉक्स फॉर इंडियन एडोलेसेंट्स. भारत के युवाओं को डिजिटल डिटॉक्स करवाने के लिए, डिजिटल वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी को कम करने के लिए एक बड़ा अच्छा आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया. हम इसे जीएस पेपर 1 एंड 4 के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे. देखो, फोर माने एथिक्स के पर्सपेक्टिव में एक बड़ा अच्छा मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं तुम्हें यहां से दूंगा डिजिटल डिटॉक्स के ऊपर. ये ना आपके यूपीएससी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एपीएससी में तो आएगा ही एथिक्स में. एंड द फोर्थ टॉपिक वुड बी स्टेट्स ग्रोइंग डेट फिस्कल हेल्थ. एक तरफ हम आसाम में इकोनॉमी के फास्टेस्ट ग्रोइंग नेचर की बात करते हैं, पर दूसरी तरफ सीएजी का रिपोर्ट बोलता है या बाकी रिपोर्ट्स बोलते हैं कि फिस्कल बर्डन आसाम के ऊपर बढ़ रहा है. हम वो भी डिस्कस करेंगे कि इसके क्या रीजन से और क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं. फिर आपके लिए कुछ और टॉपिक से रिलेटेड भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होंगे. ये चार आपके मेन टॉपिक्स होंगे जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल. ओके, सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक. अच्छा, वेरी फर्स्ट टॉपिक पर आने से पहले रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन की बात कर लें. तो यहाँ पे मैंने दो आर्टिकल्स आपके लिए इंक्लूड किए हैं आसाम ट्रिब्यून एंड इंडियन एक्सप्रेस से. पहला आर्टिकल है आसाम ट्रिब्यून जनवरी 31 के एडिशन से, जहां पे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था फेडरलिज्म के स्पेसिफिकेशंस पर, फेडरलिज्म के इंपॉर्टेंस पर, कि हाउ फेडरलिज्म इज ऑन ट्रायल. यहाँ पर जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि इंडिया में जो जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने की थी, अब कहीं ऐसा लग रहा है कि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. तो क्या ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, किस वजह से हो रहा है, ये बड़े अच्छे से इस आर्टिकल में मेंशन किया गया था. पढ़िए आप इसको. सेकंड आर्टिकल इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस जनवरी 31, जहां पे एक न्यूज को मेंशन किया गया दैट हाउ एंड व्हाई सुप्रीम कोर्ट मेड मेंस्ट्रुअल हाइजीन अ फंडामेंटल राइट. वाह, बड़ी अच्छी बात है. मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर अवेयरनेस, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर गर्ल्स के राइट्स को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है. कौन से आर्टिकल का हो सकता है फंडामेंटल राइट में, जरा सोच के मुझे बताना. तो और फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल्स को कुछ डायरेक्टिव्स भी दिए हैं. तो ये आर्टिकल्स आपको इन दोनों आर्टिकल्स में ये पढ़ने को मिलेगा. आप इन्हें पढ़िए और अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप कीजिए. ठीक है.
चलिए अब हम फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा बागरुम्बा डांस के ऊपर, जो कि कल्चरल असर्शन एंड इंक्लूसिविटी को रिप्रेजेंट करता है। हम इसके रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस क्या है, अब रिसेंटली जनवरी 17 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ही वाज आल्सो प्रेजेंट इन असम, जहां पर उन्होंने बागरुम्बा देहू 2026 में होलू सजाई स्टेडियम में पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने देखा कि लगभग 10,000 या 10,000 से ज्यादा आर्टिस्ट ने इस बागरुम्बा डांस को, बोडो बटरफ्लाई डांस को परफॉर्म किया। प्रधानमंत्री ने इसकी काफी तारीफ की, और प्रधानमंत्री के पार्टिसिपेशन से, उनके मेंशन से ना सिर्फ भारत में लोगों ने इसके बारे में जाना, बल्कि हमने गूगल में देखा कि गूगल में बागरुम्बा देहू, बागरुम्बा डांस को लेकर काफी सर्च वॉल्यूम बढ़ा। सो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी इन सारी चीजों से मिलता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो बागरुम्बा देहू क्या है। तो बागरुम्बा देहू इट एक्चुअली a historic cultural event जहां पर a number of dancers, a number of performers from Bodo community, they participate and they showcase the butterfly dance or the Bagarumba dance. बटरफ्लाई डांस इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि बटरफ्लाई के जो यूनिक मूवमेंट्स होते हैं उनके विंग्स के, कुछ वैसा ही बटरफ्लाईज बर्ड्स के जैसे मूवमेंट्स इस डांस में किए जाते हैं, इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। ये ना नेचर के साथ कनेक्टिविटी को दिखाता है गाइज। ये दिखाता है कि किस तरह से हम ह्यूमन भी फर्टिलिटी, पीस, जॉय एंड कलेक्टिव ह्यूमन हार्मोनी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स वाई बटरफ्लाई डांस बोलना नेचर के साथ बोडो कल्चर की कनेक्टिविटी को, इंक्लूसिविटी को शोकेस करने का काम करता है। ट्रेडिशनली इट इज परफॉर्म्ड बाई विमेन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फीमेल डांसर्स इस डांस को परफॉर्म कर रही हैं, उसके लिए रिहर्सल कर रही थी, बट द मेल्स दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट। मेल्स किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं? मेल्स पार्टिसिपेट इन इट बाई हैविंग सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देन दे परफॉर्म इट, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर परफॉर्म करते हैं या उसे बजाते हैं। एक स्पेसिफिक अटायर इसमें पहना जाता है जो कि हैंड विवन बोडो गारमेंट्स लाइक दोखोना, राइट, ऐसे हैंड विवन बोडो गारमेंट्स को पहना जाता है। इससे दो चीज हो रहा है, एक तो बोडो कल्चर को शोकेस करने का काम हो रहा है, दूसरा क्या, ये जो हैंड विवन गारमेंट्स हैं प्राइमरली हैंड विवन से पहने जाते हैं, बट अगर मान लीजिए स्मॉल स्केल पे किसी इंडस्ट्री में भी बनाया गया तो वो लोकल इकोनॉमी को भी प्रमोट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करता है। Apart from that, the musical instruments which are part of Bodo community, which are part of Assam's ethnic musical culture, ये भी इस परफॉर्मेंस के बागरुम्बा देहू के पार्ट्स होते हैं। सो हम इसके ओवरऑल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस पर आए तो हम यहाँ देखेंगे इट शोकेस द डीप कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। बटरफ्लाई डांस डिफरेंट बर्ड्स, फर्टिलिटी को, बर्ड्स का नेचर के साथ कनेक्शन को एक डांस के फॉर्म में दिखाना, ये बोडो कल्चर और नेचर के कनेक्शन को दिखाता है। It symbolizes that how the people of Bodo community, they prefer peace, they prefer fertility, they celebrate fertility harmony in a collective manner, and also reflects that the Bodo culture is women centric. Not only Bodo culture, the Indian culture is women centric, which we need to showcase to the world. इस डांस से उसको बड़े अच्छे से दिखाया जाता है। उसके साथ ही सोशल प्रोस्पेरिटी, सोशल इंक्लूसिविटी, लिविंग कल्चर को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें बागरुम्बा देहू से, बागरुम्बा डांस से ना सिर्फ आसाम के लोगों तक बल्कि पूरे इंडिया वर्ल्ड के लोगों तक पहुंचने का काम होता है। ये आसाम के ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिस इंसर्जेंसी के पीरियड से आसाम को गुजरना पड़ा अलग अलग रीजन की वजह से, या बोडो रीजन को गुजरना पड़ा। हमने देखा कि पीस अकॉर्ड के बाद बोडो, कार्बी, बाकी ट्राइबल ग्रुप्स, दिमासा, ऐसे कई ग्रुप्स के जो इंसर्जेंट्स थे पहले, उन्होंने सरेंडर किया एंड दे चूज द पाथ ऑफ पीस। और आज जो यूथ है वो अब इंसर्जेंसी की वजह से परेशान नहीं है, उसके दिमाग में अब भारत में आगे यूपीएससी, ऑल इंडिया सर्विसेज को क्लियर करना, एपीएससी, स्टेट सर्विसेज को क्लियर करना, आईआईटी, मेडिकल, स्पेस, इन सारे फील्ड्स में अपने स्किल्स को शोकेस करना, बाकी फील्ड्स में अपने स्किल्स को शोकेस करने का लक्ष्य रहता है। आसाम से अप्सपा को भी विड्रॉ कर लिया गया है, अब कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में अप्सपा बचा है ना। मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन आसाम नाउ दे आर अप्सपा फ्री। बाय द वे, अभी आसाम के किन डिस्ट्रिक्ट्स में अप्सपा है तो मुझे ये चेक करके कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये सारी चीजें आसाम से जो दूर हो रही है, नेगेटिविटी, इंसर्जेंसी, अप्सपा जो दूर हो रहा है, ये एक तरफ ना उन कम्युनिटी को वापस से बाकी लोगों के साथ, इंडिया के साथ, वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करने का काम करता है, और बागरुम्बा देव इसमें एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ऑल्सो कल्चरल एसर्शन को, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने का काम, एंड सिविल सोसाइटीज को प्रमोट करने का काम, especially like groups like Sefung Harumo Afad, जिसका फाउंडेशन 2014 में हुआ। इट प्लेड अ की रोल इन रिवाइविंग एंड प्रिजर्विंग द बोडो कल्चर। इस ग्रुप के बारे में आप पढ़िए कि किस तरह से इस ग्रुप ने बोडो कल्चर को प्रिजर्व, रिवाइव करने का काम किया है।
सो ट्रांजिशन से निकलकर पीस, ट्रांजिशन बोल रहे हैं, इंसर्जेंसी से निकलकर पीस, इंसर्जेंसी से निकलकर कल्चरल इंक्लूसिविटी, इंसर्जेंसी से निकलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीजें बागुरुम्बा डांस के थ्रू, बागुरुम्बा देव के थ्रू भी पर शोकेस करने का काम किया जाता है। So now on question means based practice questions for you, 150 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने क्वेश्चन दिया कि किस तरह से कल्चरल एसर्शन ना सिर्फ एथनिक आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करने का एक मीडियम है, बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और नेशनल इंटीग्रेशन का भी पार्ट होता है। आपको इसको डिस्कस करना है विद स्पेशल रेफरेंस टू द सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट विच इज ऑन गोइंग इन द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। ठीक है, 150 वर्ड्स में आप इस कंटेंट के थ्रू आंसर करोगे इसे 2 पेजेस में, राइट। और ये रहा आपका प्रीलिम्स बेस्ड पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट सेक्शन में करोगे और मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर लिखकर अपने टीचर से इवैल्यूएट करवाओगे। बुझे? चलिए दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक था आसाम का पार्टिसिपेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर। दिस पुट थ्रू डेवोस एट WEF 2026। यहाँ पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया, जहां पे उन्होंने आसाम के ग्रोइंग इकोनॉमिक नेचर, आसाम की इंक्लूसिविटी को, कि किस तरह से आसाम ना सिर्फ कल्चरली ना सिर्फ नेचुरली, आसाम अब इकोनॉमिकली भी इंक्लूसिव बन रहा है और सिर्फ इंडिया नहीं वर्ल्ड के बाकी इन्वेस्टर्स भी आसाम की तरफ रुख कर सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर ले तो इसका ब्रीफली अगर बात करें तो 1971 में इसका फॉर्मेशन हुआ, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका कोर मिशन है वर्ल्ड में पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन को इंप्रूव करना। दैट्स व्हाई पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हुए आसाम के चीफ मिनिस्टर गए, तो प्राइवेट फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे कई प्राइवेट कंपनीज थी। WEF के रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है, यहाँ पर मैंने उनके नाम मेंशन किए ब्रीफली। अगर आप चाहो तो इन रिपोर्ट्स के बारे में एक बार पढ़ सकते हो गूगल पर जाकर, एटलीस्ट नाम तो जरूर याद रखना, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, कम टू द की हाइलाइट्स ऑफ दैट समिट। जिस हम एनुअल मीटिंग की बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को काफी खुश दिख रहे हैं, और खुश हो क्यों ना, आसाम इन्होंने बढ़िया काम किया है जो कि काबिल तारीफ है। तो इस डेवोस मीटिंग में, डेवोस में ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हो रही थी, वहां पे आसाम ने क्या रिप्रेजेंट किया कि देखिए साहब, हमारा पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया कि हमारे यहाँ गवर्नेंस इंप्रूव हुआ है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब अप्सपा की वजह से आसाम में ऐसा नहीं है कि पहले लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम रहता था तो अप्सपा को लगा कर रखा गया। अब जो भी अप्सपा जो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में बचा है, वहां पर भी बस नाम को है, जल्द ही उसे वहां से भी खत्म कर लिया जाएगा इसी साल, बस अगले 2 महीनों में खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें दिखा रही है कि नाउ आसाम इज वेलकमिंग द इन्वेस्टर्स, कि भैया आप आइए, अब एक्ट ईस्ट करने के लिए आप ईस्ट में आइए, ईस्ट में इन्वेस्ट कीजिए। दैट वुड बी द एक्चुअल एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वेयर यू वुड इन्वेस्ट इन द ईस्ट, where you would invest in the northeast of India, you would gain profit, but in the meantime, the people of Assam, the people of northeast, they would have employment opportunity. They would also gain from it. The states of northeastern India, they would develop. ये सारी चीजें इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में असम के चीफ मिनिस्टर ने प्रेजेंट करने का काम किया विथ स्पेशल फोकस ऑफ असम, राइट। असम ने ये चीज फिर से दिखा दिया कि पहले असम को टी के बारे में जाना जाता था, है ना, टी के बारे में, टी गार्डन्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, कल्चर के बारे में। लेकिन कल्चर, टी, वाइल्ड लाइफ के अलावा नाउ असम इज नोन फॉर सेमीकंडक्टर प्लांट्स, ग्रीन एनर्जी, सोलर रूफटॉप प्लांट के बारे में भी मैंने तुम्हें कई बार बताया है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजों के लिए भी आसाम में अब सुटेबल एनवायरनमेंट है, एंड दैट थिंग वाज बीइंग शोकेस्ड एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट। ठीक है, और अब हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक टेक अवे इससे क्या निकला। तो पहले यहाँ पे हम देखेंगे हमारे लिए क्या टेक अवे है, और साथ ही साथ ये कि चैलेंजेस क्या है। पहले टेक अवे देख लेते हैं, दैट इट इज स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक स्टेट जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम, वैसे बाकी स्टेट के मेंबर्स भी गए, अगर ये स्टेट्स जाकर इंडिया को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस सो दैट द सेंटर एंड स्टेट हैव बेटर रिलेशन। इसी को तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। आसाम नॉर्थ ईस्ट का एक पार्ट जो कि पहले इंसर्जेंसी की वजह से या बाकी चीजों की वजह से परेशान रहता था, आज वो वर्ल्ड लेवल पर जाके इन्वेस्टमेंट पूल करने का काम कर रहा है। ये इंक्लूसिव ग्रोथ को दिखाता है। ये दिखाता है कि भारत सरकार, भारत ना सिर्फ मुंबई गुजरात में बल्कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी जो पहले इन्वेस्टमेंट से अछूत रहा, जो पहले डेवलप्ड इकोनॉमी के रास्ते पर नहीं था, अब वो उसी रास्ते पर आगे तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो दीज आर द टेक अवेज फॉर आसाम इन इंडिया फ्रॉम दिस समिट, बट वी हैव सम चैलेंजेस एज वेल। चैलेंजेस है इंक्लूसिविटी गैप, अभी भी इंक्लूसिविटी गैप नॉर्थ ईस्ट के लिए एग्जिस्ट करता है। द ट्रांजिशन इंटेंट टू एक्शन, हम लोग एमओयूज तो कर लेते हैं,
पॉलिसी डायलॉग्स तो कर लेते हैं, एमओयू साइन कर लिया, बट ग्राउंड लेवल आउटकम स्लो रहता है, या ग्राउंड लेवल आउटकम अभी भी उतना नहीं होता है जितना असम के यूथ को चाहिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। नॉट ओनली इन असम, ये बाकी स्टेट के साथ भी ये वाले चैलेंजेस होते हैं, है ना। ये सारे चैलेंजेस बाकी स्टेट्स में भी एप्लीकेबल होंगे। एनवायरमेंटल रेजिलियंस, अब असम का सिर्फ सिर्फ असम की बात नहीं करें, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं करें, इवन हमारा जो वेस्टर्न घाट है, ये सारी चीजें ना इंडिया के आप कह सकते हो एक तरह से लंग्स के लिए, लंग्स, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज और बाकी जो इन्वायरमेंटल रिसोर्स है वो काफी ज्यादा है। बट जब जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो एनवायरमेंटल कंसर्न भी जाहिर होता है। एंड द माइग्रेशन प्रेशर, ऑलरेडी माइग्रेशन को लेकर काफी पॉलिटिक्स हो रही होती है। अब जब डेवलपमेंट किया जाएगा, कहीं पर बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाएगी, तो जो लोकल पॉपुलेशन है उसके माइग्रेशन का एक बड़ा इशू अराइज होता है। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जिन पर हम इन वे फॉरवर्ड्स के थ्रू काम कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगा? स्ट्रीमलाइनिंग गवर्नेंस, अगर कोई पॉलिसी साइन हो रही है उसका इंप्लीमेंटेशन बेहतर हो। ग्लोबलाइजिंग स्किल्स, स्किल्स बेटर करना। एक्टिस्ट पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना, जो सिर्फ एमओयू तक ना रहे, एक्टिस्ट पोटेंशियल एक्चुअली ग्राउंड पर दिखे, और सिर्फ आसाम नहीं, आसाम के अलावा बाकी स्टेट्स में भी। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे प्रमोट करना। डेवलपमेंट देखो जरूरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है, सिर्फ आसाम के लिए नहीं, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए जरूरी है ना, भारत के हर स्टेट, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हम नेचर का भी कंजर्वेशन करें, यही चीज ध्यान देने की जरूरत है। एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, कि कहीं पर अगर डेवलपमेंट के लिए बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है, 3,000 बीघा जमीन दिया जा रहा है, तो उससे गांव वालों की जमीन ना अफेक्टेड हो, किसी लोकल कम्युनिटी की जमीन ना अफेक्टेड हो। ये सारी चीजें वे फॉरवर्ड के रूप में रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, एंड सो नाउ द मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन दिस, इस पे बेस्ड एक दूसरा मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके लिए रहा। ठीक है, इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में करोगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक द सेंटिनल नाम के अखबार से, द सेंटिनल नाम के न्यूज़पेपर से हमने लिया है, जहां पे हम डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं फॉर इंडियन एडोलेसेंट्स। राइट, ये जीएस पेपर 4 एथिक्स में आपके लिए बड़ा काम आ सकता है, याद रखिएगा इसको। चलिए, ये आर्टिकल वैसे तो द सेंटिनल में पब्लिश किया गया, बट इसका सोर्स अगर हम देखें तो सोर्स इकोनॉमिक सर्वे 2026 से ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी ये चीज को मेंशन किया भारत सरकार ने कि भारत में अब एक अलग टाइप का हेल्थ क्राइसिस अराइज हो रहा है। वो हेल्थ क्राइसिस है डिजिटल डिपेंडेंसी का, एंड दैट्स व्हाई डिजिटल डिटॉक्स करने की जरूरत है। हम अगर कुछ उल्टा सीधा खा ले, हमारे पेट में दर्द होने लगे, तो हम कल को फास्टिंग करते हैं और फास्टिंग करके अपने पेट को डिटॉक्स करते हैं। उसी तरह अब हमें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है कि हमारे दिमाग में सोशल मीडिया की वजह से या बाकी डिजिटल मीडियम की वजह से जो इतना कचरा भर जाता है, हम थोड़े टाइम के लिए अगर फास्टिंग करें, हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप अगर ये हटा दें थोड़े टाइम के लिए, अपनी काम अगर अपनी चीजें, इन चीजों अपने जो भी, सपोज मान लो आपका कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, अगर बिना इसके भी पॉसिबल हो पाए तो आपका डिजिटल डिटॉक्स हो सकेगा। ये फास्टिंग आपको अब करने की जरूरत है, बुझे। खैर, सबसे पहले हम डिजिटल एडिक्शन की बात करते हैं कि डिजिटल एडिक्शन होता क्यों है। तो डिजिटल एडिक्शन के पीछे एक रीजन है पेरेंटल मिररिंग। बच्चे सीखते किससे हैं? अपने बड़ों से। अब जब माँ बाप ही घर आकर तुरंत टक 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 व्हाट्सएप पे लग जाएंगे, टक 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 इंस्टाग्राम पे लग जाएंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? वही तो सीखेंगे, अर्बनाइजेशन। अब पहले मुझे अपना बचपन याद है, हम लोग स्कूल से आते थे, जल्दी से कपड़ा खोला, भागे फील्ड में खेलने के लिए। अब यहाँ पे फील्ड ही खत्म हो रहा है अर्बन रीजन्स में। जो छोटे मोटे पार्क होते हैं वहां पर भी या तो पैसे देकर जाओ, या वहां पर ओवर से ओवर क्राउडेड होता है। हमारे टाइम में खुला मैदान होता था, हम लोगों के बचपन में हम खेलते थे। तो ये एक दूसरा रीजन है डिजिटल एडिक्शन का। एडिक्टिव डिजाइन भी, एड्स इतने अच्छे दिखाए जाते हैं इंस्टाग्राम को प्रमोट करने के लिए, व्हाट्सएप को प्रमोट करने के लिए, बाकी डिजिटल मीडियम को प्रमोट करने के लिए, कि बच्चों को ना वो एक्चुअली में अट्रैक्ट करता है। अपने घर में मैं जो अपने छोटे भतीजों को देखता हूँ, या छोटे भाई बहनों को देखता हूँ जो अभी बड़े हो रहे हैं, तो बड़ा मतलब एक कंसर्न होता है कि ये लोग आजकल यूट्यूब से या फिर बाकी सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा क्यों कनेक्टेड है। अब हमें चिढ़ होती है, व्हाट्सएप हमारे लिए एक मजबूरी है कि वहाँ पे कई ऑफिशियल ग्रुप्स हैं तो यूज करना पड़ता है, अदरवाइज ये बच्चे आज के क्यों यूज कर रहे हैं। या यूट्यूब पे तुम लोग तो पढ़ाई करने के लिए यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रहे हो, या कभी मान लो कोई गाना सुनना हुआ तो यूट्यूब पे देखे। आजकल के बच्चे स्कूल से आके तुरंत लगा लेते हैं, वो कौन सा वीडियो चलता है, नाम भी नहीं याद आ रहा है, एक बड़ा अच्छा सा है, ये कार्टून्स देख रहे हैं, खेलने जाते ही नहीं है बाहर। इससे आंख की भी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होता है। सोशल कंपैरिजन भी, अब ये सोशल कंपैरिजन एडोलेसेंट के बीच भी देखा जाता है कि मेरे कितने फॉलोवर, मेरे स्टेटस को कितने लोगों ने लाइक किया। रेगुलेटरी गैप्स, ये सारे वो चैलेंजेस हैं जिसके वजह से डिजिटल प्रेशर यूथ के ऊपर बढ़ रहा है। एंड सो इट अराइजेस मेनी चैलेंजेस, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होना, बिहेवियरल डिसऑर्डर होना। अभी रिसेंटली हमने एक इंसिडेंट देखा ना कि सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की वजह से एक पर्सन ने, एक यूथ ने सुसाइड कर लिया था इंडिया के किसी स्टेट में।
बिहेवियरल डिसऑर्डर भी होता है। बच्चा अब अपने दादी नानी के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ बैठने के जाए एक कमरे में बैठकर बस सोशल मीडिया या फिर बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को स्क्रॉल करता है। कंपल्सन बन जाता है वो उसका। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम कोई पर्टिकुलर फैक्ट नहीं यूज कर सके। हालांकि आप कुछ फैक्ट सर्च कर सकते हो आंसर में यहाँ वैल्यू एडिशन करने के लिए, पर वो कोई ना प्रॉपर गवर्नमेंट एजेंसीज के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाती। एक्सेस लिमिट्स भी, करंट पॉलिसी जो होती है, ये थोड़ा सा यहाँ पार्ट कट गया है, मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा अपलोड करने के टाइम में पीडीएफ में। करंट जो पॉलिसीज हैं, दिस पॉलिसीज आर नॉट प्रॉपर टू एड्रेस दिस इशू। पॉलिसीज में चेंजेस करने की जरूरत है। एंड सो द वे फॉरवर्ड इज अकॉर्डिंग टू दैट। क्या है हमारे लिए वे फॉरवर्ड? कि हम पॉलिसी एंड प्लेटफॉर्म रेगुलेशन लाएं। ये जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, देखो, अब आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लास का अपडेट मिलेगा। आपके लिए यूट्यूब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पे आसाम प्रहरी देख रहे हो या करंट अफेयर्स देख रहे हो। लेकिन यही यूट्यूब आपके घर के बच्चे, आपके घर के छोटे कैसे यूज कर रहे हैं, इसके लिए रेगुलेशन होना चाहिए, सरकार के तरफ से भी और इंडिविजुअल लेवल पर भी। टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल सेफ गार्ड्स का होना जरूरी है। पेरेंटल एंड कम्युनिटी एक्शन भी, सबसे पहले तो पेरेंट अपने अंदर चेंज करें, बड़े अपने अंदर चेंज करें, तो वो चेंजेस बच्चों में भी दिखेगा। एंड डेटा ड्रिवन हेल्थ केयर, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, जो सेकंड नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे है, वो इसको लेकर डाटा कलेक्ट कर रहा है, डाटा जनरेट करने का काम कर रहा है, सो दैट डिजिटल जो हेल्थ है, डिजिटल हेल्थ का जो इशू है, वो डिजिटल हेल्थ इशू को भी भारत अच्छे से एड्रेस कर सके। ये हमारे वे फॉरवर्ड हो गए। ठीक है। एंड नाउ द मेंस बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन इन दिस एंड प्रीलिम्स बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में तुम पढ़ के करोगे। फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक फॉर टुडे इज स्टेट्स ग्रोइंग डेट एंड द कंसर्न ऑन फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ को लेकर एक कंसर्न आसाम ट्रिब्यून में अच्छे से मेंशन किया गया कि एक तरफ आसाम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो है, पर इसका फिजिकल हेल्थ जो है, जो डेट का एरिया है, जो डेट का पार्ट है, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्यों ऐसा होता है? उसके लिए देखो, एक बड़ा रीजन हो जाता है वेलफेयर मेजर्स। नॉट ओनली आसाम बट स्टेट्स लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ये कई ऐसे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, जो वेलफेयर मेजर्स के नाम पे, महाराष्ट्र, इतनी ज्यादा अनाउंसमेंट कर देते हैं कि उनके बजटरी एलोकेशन पे एक बड़ा बर्डन पड़ता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स वाले ये जो हमारे वेलफेयर स्कीम्स होते हैं ना, जैसे अरुणोदय 3.0 की बात करें, बिल्कुल अरुणोदय 3.0 स्कीम एक वेलफेयर स्कीम है जिससे फायदा पहुंचा, लेकिन सरकार को कितना खर्च करना पड़ा जरा आप देखिए, 5400 करोड़ से ज्यादा। अब ये 5400 करोड़ का अगर रेवेन्यू कलेक्शन अच्छे से हो रहा है इससे ज्यादा, तो फिर ठीक है, पर अगर रेवेन्यू कलेक्शन कहीं कम हुआ या अफेक्ट हुआ, तो ये बर्डन ना अल्टीमेटली पब्लिक पर ही कर पड़ेगा। हाई इंटरेस्ट बर्डन भी, अगर सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन ले रही है या आरबीआई से लोन ले रही है या कहीं से भी पैसा उगाही का काम कर रही है, तो इंटरेस्ट का बर्डन भी तो राज्य सरकार पर पड़ता है। एंड अदर जियो पॉलिटिकल एंड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, हम देखते हैं कि टेरिफ वॉर की वजह से इंडिया के कई स्टेट्स अफेक्टेड हो रहे हैं, उसमें से आसाम भी एक पार्ट हो सकता है। सो दीज आर द मेन कंसर्न, दीज आर द मेन रीजन बिकॉज ऑफ विच द डेट इज राइजिंग ओवर द स्टेट। ये क्वेश्चन ना आपको आपके इंटरव्यू में भी आंसर हेल्प करेगा। इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई बताओ, एक तरफ जब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो डेट क्यों इंक्रीज हो रहा है एट पर द सीएजी रिपोर्ट और अदर रिपोर्ट्स। तो आप ऐसे करके 3 पॉइंट्स में, 4 पॉइंट में आंसर कर सकते हो। ठीक है। नाउ अब हम कंसर्न्स की बात करते हैं इन रीजंस को ध्यान में रखकर। रैपिड डेट सर्ज हो रहा है, जैसे असम के आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की बात करें तो ये 2 लाख, राइट, 2 लाख लगभग 6000 करोड़ मार्च 2026 तक होने की संभावना है, जो कि 2024 के 1.5 लाख करोड़ से काफी ज्यादा है। 2024 में 1.5 लाख करोड़ था, बस 1.5 ईयर या 2 ईयर्स में ही हमने इसको 50,000 करोड़ इंक्रीज कर दिया है। दैट्स रियली अ कंसर्न, राइट। दूसरा, फिजिकल रेशियो ब्रिज, डेट टू जीएसडीपी रेशियो या जीडीपी रेशियो जो है वो 21.2% 2020 से 27.9% इन 2026 हो चुका है, विच इज एक्सीडिंग द 20% लिमिट। 20% लिमिट को 2020 में ही आसाम ने क्रॉस कर दिया था, लेकिन वो 20.2% था। अब उसके बाद कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया है। सो दिस इज अगेन कंसर्न कि हमारा डेट टू जीएसडीपी रेशियो बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स हमारा डेट बढ़ता जा रहा है, हमें इस डेट को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम अपने डेट को कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारा इनकम कम है, तो सिंपल सी लॉजिक लगाओ कि आप किस रास्ते बढ़ोगे। ये वैसा ही हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आपने अपने घर में 10 मंजिला इमारत बना दी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने लोन इतना ले लिया कि फिर कल को वो मकान बिक जाएगा। समझ रहे हो? दूसरा, कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ना, सॉरी, रिड्यूस्ड कैपिटल स्पेंडिंग।
हाई इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से ना हमारा जो कैपिटल स्पेंडिंग है वो कम हो जाता है। जैसे ये जो वेलफेयर मेजर्स हैं, यहाँ पे कोई कैपिटल तो जनरेट हो नहीं रहा है। वैसे ह्यूमन कैपिटल होता है, बट डायरेक्टली तो कोई कैपिटल जनरेट नहीं हो रहा है। मैच्योरिटी रिस्क भी, मैच्योरिटी रिस्क किस केस में होते हैं? बिल्स के केस में होते हैं। जब आपने मार्केट से पैसा उठाया है तो आपको मार्केट को पैसा लौटाना भी पड़ेगा, और मार्केट को पैसा लौटाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। लेस देन 10 ईयर्स होता है मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज के मैच्योर होने का टाइम, और स्टेट के ऊपर काफी बर्डन इसके वजह से बढ़ता जा रहा है। ये ऐसा हुआ कि आपने सपोज आपको अपने घर में ऊपर एक और फ्लोर बनाना था, आपने मार्केट से पैसा उठा लिया ये बोलकर कि देखो हमारा ऊपर वाला जो घर बनेगा ना वहां पे हम मॉल बनाएंगे तो इससे सबको फायदा होगा। आपके पड़ोसी ने सबने 100 रुपया दे दिया, और आपने बोला कि देखो जब मॉल बन जाएगा ना तो हम तुमको 110 रुपया देंगे। अब आपने बिल्डिंग तो बना ली, वहां पे मॉल खुला ही नहीं या मॉल चला ही नहीं, कहाँ से अपने पड़ोसी को 110 रुपया लौटाओगे? यही है मैच्योरिटी रिस्क। एंड वेलफेयर वर्सेस सस्टेनेबिलिटी। वेलफेयर स्कीम्स अच्छी बात है ना? समाज में जो हमारी कम्युनिटीज हैं, जो मार्जिनल कम्युनिटीज हैं, उनके वेलफेयर के मेजर्स होने चाहिए, पर वेलफेयर मेजर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है हर स्टेट को समझने का। अदरवाइज पॉलिटिक्स में वोट लेने के लिए वो वेलफेयर मेजर बढ़ाते तो जाएंगे हर पार्टीज, बट उसका एक्चुअल बर्डन उसी मार्जिनल कम्युनिटी पर और बाकी सारी कम्युनिटीज पर पड़ेगा। बुझ गए? चलिए, सो देयर आर सम रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेंस क्या है? वी नीड टू अडॉप्ट अ कैलिब्रेटेड फिस्कल पाथ। ये जो फिस्कल जो जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो है, जीएसडीपी रेशियो है जो बढ़ रहा है, हमें इसे कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर पाथ की जरूरत है। वी नीड टू कंडक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ वेलफेयर स्कीम, कि हम जो ये लाडली बहन और नाराज बुआ ऐसे स्कीम जो चला रहे हैं, नाराज ननद मुंह फुलाने वाली बुआ, है ना, ऐसे स्कीम्स बंद करें। या ऐसे स्कीम चलाते भी हैं तुम देखें कि बुआ और ननद और लाडली बहन स्कीम से एक्चुअल फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। वी नीड टू प्रायोरिटाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ह्यूमन कैपिटल के साथ साथ बाकी कैपिटल के भी डेवलपमेंट पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के टाइम में ये भी ध्यान रखना होगा कि उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से आगे कितना जनरेशन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का। एंड वी नीड टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करना देखो गवर्नमेंट्स का हमेशा पर्पस रहता है, अदरवाइज वेलफेयर स्कीम्स के नाम पे वो पैसा मंत्रियों के और बाकी ब्यूरोक्रेट्स के अकाउंट में घुस जाता है। सो दिस लास्ट मेंस वेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये 250 वर्ड्स का है, तो 3 to 4 पेजेस में आप इसका आंसर लिखने का ट्राई करोगे। और मेंस का आंसर लिखो। देखो तुम लोगों को डीसीए लाइव वाले सेशन में भी हम लोग मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, आसाम प्रहरी में भी मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। आप नहीं मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप मेंस में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छा मार्क्स लाना? इसलिए रेगुलर आंसर लिखो और इवेलुएट करवाओ। गलती होगी तभी सीखोगे। ठीक है? अब ये रहा आपके लिए एक दूसरा प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि रिपब्लिक डे और रिपब्लिक डे के सिग्निफिकेंस से रिलेटेड है। एंड वन मोर प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू मैजान बेल इन डिब्रूगढ़। तो आज के लिए आपके 5 प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, ये 3 मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। इन सब का आंसर मुझे तुमसे चाहिए। मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लिखकर आंसर आप हमसे इवेलुएट करवाओगे, मेल करके करवा सकते हो, अपने टीचर से मिलकर करवा सकते हो, और प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। राइट? अगेन अ रिमाइंडर दैट असम ईयर बुक इज अवेलेबल इन इंग्लिश ऑलरेडी। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो। एसएमएस वाला भी, एसएमएस ट्रांसलेशन में भी असम ईयर बुक कल से आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट असम प्रेरी सेशन। जय हिंद।